We are discussing today JEE Mains 2020 6 सितंबर इवनिंग शिफ्ट पेपर। JEE Mains 2020 के 6 सितंबर का इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो केमिस्ट्री पेपर में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वाज मिक्स्ड मेटल इज एन अलॉय कंटेनिंग मेनली ऑफ। तो देखिए आपका लेंथराइट या एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है सीधे सीधे। तो मिक्स्ड मेटल बेसिकली कंटेन्स लेंथराइट्स, तो उसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, ठीक है। अब इसका अगर डिटेल देखना है, देखो मैंने एनसीईआरटी का पैसेज नीचे उठा रखा है। ये यूजेस ऑफ लेंथराइट से मिलेगा। द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लेंथराइट इज द प्रोडक्शन ऑफ alloy steel at for the plates and pipes. A well-known alloy is mixed metal that consists of lanthanide metals around 95% and iron around 5% और बाकी सारे एलिमेंट्स के ट्रेसेस होते हैं। तो इट मेनली कंटेन्स लेंथराइट्स। अगर लेंथराइट के साथ थोड़ा ट्रांजिशन मेटल लिखा होता तो आयरन की वजह से वो भी मार्क कर सकते थे। तो पहला ऑप्शन है लेंथराइट एंड एक्टिनाइड मेटल, ये पॉसिबल नहीं है। एक्टिनाइड एंड ट्रांजिशन मेटल ये भी इनकरेक्ट है। लेंथराइड मेटल ये करेक्ट है, एक्टिनाइड मेटल ये इनकरेक्ट है। आंसर इसका मार्क करेंगे थर्ड वन, ठीक है। Then comes the next question. This is question number 2. The IUPAC name of the following compound. तो इसमें देखो पहले आपको फंक्शनल ग्रुप्स मार्क करने हैं। ये अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, ये एनिलीन के वाले ग्रुप हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया और ये NO2 ग्रुप हो गया, ठीक है। अब आपको देखो ये बेसिकली क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस में ध्यान रखा जाता है कि हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं। तो इसमें प्रायोरिटी ग्रुप के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो दिस इज बेंजाल्डिहाइड बिकॉज CHO ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है यहाँ पे। तो अगर हम इसको बेंजाल्डिहाइड रिपोर्ट करेंगे तो अगर हम लोएस्ट लोकेंट डालेंगे तो यहाँ देखो नंबर 1 आएगा। और अगर यहाँ नंबर 1 डाल दें जो हमारा प्रायोरिटी ग्रुप है बेंजाल्डिहाइड, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो पहला कार्बन है वो हम लोग ये वाला काउंट करेंगे। अब नंबरिंग अगर इधर से ले जाएंगे तो फर्स्ट लोकेंट 3 पे मिल रहा है और इधर से ले जाएंगे तो फर्स्ट लोकेंट 2 पे मिल रहा है। तो हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग डालेंगे। यहाँ पे अब कोई प्रायोरिटी नहीं होती, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाया जाता है। सो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारे लिए 5 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। तो अगर ऑप्शन मैच कराएंगे तो सेकेंड वाला मैच कर जाएगा। समझ में आया? ये समझ गया ना, लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी में, एक बार चाहे तो और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना होता है। 1 के बाद नियरेस्ट 2 NO2 पे मिल रहा है, 3 NH2 पे मिल रहा था, तो हम लोग 2 वाली साइड से चलेंगे तो 2 NO2। तो हमारा आंसर आएगा 5 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is given which of the following statement is are true. Lactose is a reducing sugar, but it is failing is a reducing sugar and it gives failing test. On acid hydrolysis, lactose gives one molecule of D-glucose. तो देखो बेसिकली क्वेश्चन जो है वो पूरा लैक्टोज के बेसिस पे पूछा जा रहा है और नॉट ट्रू पूछा गया है। तो लैक्टोज देखा है रिड्यूसिंग शुगर है, तो ठीक है। तो पहले देखो मैंने लैक्टोज का स्ट्रक्चर लिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो आप लैक्टोज के स्ट्रक्चर में देख सकते हो यहाँ पे कार्बन 1 पे ये तो एसिटल लिंकेज है, लेकिन यहाँ कार्बन वाले 1 पोजीशन पे हेमी एसिटल लिंकेज है। ये लिंकेज है अपना हेमी एसिटल, और इस हेमी एसिटल लिंकेज की वजह से ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है। लिंकेज को हम लोग लिख सकते हैं हेमी एसिटल लिंकेज, इसकी वजह से रिड्यूसिंग शुगर है। तो पहला पार्ट तो एकदम सही हो गया। दूसरे पार्ट में देखो एसिड हाइड्रोलिसिस लैक्टोज गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ D गैलेक्टोज। तो आप देखो इसकी 2 यूनिट है, बीटा D गैलेक्टोज और बीटा D ग्लूकोज। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद एक D ग्लूकोज और एक D गैलेक्टोज मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है लैक्टोज इज डाइसैकेराइड एंड इट कंटेन्स 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये डाइसैकेराइड है, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है क्योंकि 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसैकेराइड सेपरेट होंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी करेक्ट हो गया। लास्ट में लिखा है लैक्टोज कंटेन्स अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। तो देखो C1 C4 लिंकेज तो है, बट ये बीटा लिंकेज है क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज के बीच में लिंक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखा है ये पार्ट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा है नॉट ट्रू, ध्यान से देख लो। तो हम आंसर से आंसर
फोर्थ मार्क कर देंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by using 180 gram of water as a solvent and 10 gram of a different non-volatile solutes A, B, C. The relative lowering of vapor pressure in the presence of these solutes is in the order. तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, हम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा आएगा उसका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। ठीक है, अब हमने देखो सबका अमाउंट तो 10 ग्राम ही डिसॉल्व किया हुआ है, सॉल्वेंट का अमाउंट भी फिक्स है, तो सॉल्यूट के मोल्स के प्रोपोर्शन चला जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर लिखेंगे हम लोग तो आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स दिया है, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स दिया, मोल्स उसके फिक्स हो गए, तो बेसिकली बार बार किससे निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से निकालना है। तो वन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर लिखते हैं लेटेस्ट से, तो उसका 10 ग्राम दे रखा है, मोलिकुलर मास 100 डिवाइडेड बाय 10 बाई 100 प्लस 180 बाई 18, ये मोल फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये वैल्यू 0.1 अपॉन 10.1 आ जाएगा। अब ऐसे ही सबके लिए निकालते जाओ तो इसका मतलब आप देखो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा उसी का मोल फ्रैक्शन सबसे कम आ जाएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हो बी का मॉलिक्यूलर वेट 200 है, सी के लिए 10,000 दे रखा है, तो सी के नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम हो जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो सबसे ज्यादा आएगा, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि ऑप्शन थर्ड। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात। Then comes question number 5. Question number 5 is given the element that can be refined by distillation. तो देखो डिस्टिलेशन हम लोग उन सब्सटेंसेस पे अप्लाई करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, इक्वेशन मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट जिनका कम होता है उसमें हम लोग डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं। तो डिस्टिलेशन अप्लाई होगा जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट हो गए जैसे जिंक एंड लो बॉइलिंग पॉइंट हो गए जैसे जिंक एंड मरकरी। इसमें मरकरी ऑप्शन तो है नहीं, तो जिंक मार्क कर देंगे ऑप्शन 3। ठीक है, डिटेल देखना है तो एनसीईआरटी बुक में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, या चाहे तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, is very useful for low boiling metals like zinc and mercury. Find that NCERT copy question. Okay. Then comes to the next question. This is question number 6. Question number 6 is when match the following compound with column 1 with their uses of column 2. तो हम इनके यूजेस बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है कि ये हम लोग लाइम वाटर की तरह यूज करते हैं। तो दिस कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ वाइट वॉशिंग। सोडियम क्लोराइड दे रखा है NaCl, तो NaCl हम लोग वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखो क्विक टेस्ट करना था तो आपको सबसे पहले जो फटाफट क्लिक करना चाहिए था वो करना चाहिए था ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये SO4 डॉट हाफ एस्टोज प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये स्टैच्यूज कास्ट करने में यूज करते हैं। तो आपको थर्ड का आंसर ए मैच करा के सीधे आंसर 2 पे पहुंच जाना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर व्हाइट वॉश, NaCl is for preparation of washing soda, PaSO4 dot half H2 is for casting of cast of statues, and then CaCO3 used as an antacid। ठीक है, बाकी यूजेस डिटेल्स में देखना है तो बेस्ट लॉक एलिमेंट्स में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे बस एक सब्सटेंस इंपॉर्टेंट था CaSO4 डॉट हाफ H2, उसी का ये सारा सवाल है। दिस इज रिफर्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को हम लोग POP बोलते हैं, जो स्टैच्यूज कास्ट करने में यूज होगा। तो हम लोग उसका आंसर अगर मार्क करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मार्क करा व्हाइट वॉश से, NaCl मार्क करेंगे वॉशिंग सोडा बनाने में, CaSO4 डॉट हाफ H2 फॉर कास्टिंग ऑफ द स्टैच्यूज, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर एंटासिड। हमारा आंसर हो जाएगा 2।
ठीक है, दैट ओके। तो आंसर हो गया 2। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7। The increase in order of the boiling point of the major products of reaction ABC, product ABC in the following reactions will be। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन प्रोडक्ट्स लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले केस में देखो हमारे पास दे रखा है एक एल्कीन है, उसके ऊपर HBr का रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो पहले वाले रिएक्शन में हमारे पास रिएक्शन है HBr की इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये एंटी मॉर्गेनिक ऑफ एडिशन होगा, इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, एंटी मॉर्गेनिक ऑफ मैंने। इसके बाद अगले केस में HBr का एडिशन होगा मॉर्गेनिक ऑफ मोड में, Br लगेगा यहाँ पे आके। और इसके बाद वाले केस में अगर हम फिर से HBr का एडिशन कराएंगे तो मॉर्गेनिक ऑफ एडिशन होगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो नई बात। अब आपसे इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो देखो मॉलिक्यूलर वेट तो सबके सेम है। तो आपको पता है कि जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं वो प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होते हैं। वॉन डेर वाल्स फोर्सेज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यहाँ पे टेक्निक लिखें, वॉन डेर वाल फोर्सेज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसके लिए आएगा बताइए? सबसे ज्यादा सरफेस एरिया आएगा ए के लिए, सबसे बड़ी चेन है वो। देन इट इज सी एंड फाइनली इट इज बी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा ए के लिए, देन इट विल बी सी, देन इट विल बी बी। ऑप्शन देख के मार्क करेंगे तो उसका ऑप्शन आ जाएगा 1। ओके, वन डेर वाल फोर्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट सेम, अदरवाइज वन डेर वाल फोर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इसलिए वाला फैक्टर इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, क्या देखो अगले केस में लिखा है एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, द रेशियो ऑफ Cl35 एंड Cl37 द नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू। देखो हमारा कंसेप्ट होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है A into m1 plus B into m2 अपॉन A plus B। ठीक है, तो आपको नेचुरली अकरिंग रेशियो रिपोर्ट करना है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपने पास 35.5 है, दिस इज इक्वल टू, हम रेशियो 1:a मान लेते हैं सपोज करो, या 1:x मान लेते हैं। तो हमारे पास क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है, इनका रेशियो हम लोग x:1 मान लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी x इंटू 35 प्लस 37 अपॉन x+1। यहाँ से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये सॉल्व करिए, x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर मेरे हिसाब से 3 आ जाएगी। तो ये रेशियो 3:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन ऑफ NO विद N2O4 एट 250 केल्विन। देखो अगर NO और N2O4 की रिएक्शन होगी, ये बेसिकली आपका N2O3 बनाने का मेथड है। आप चाहो तो देखो मैंने NCERT टेबल से प्रोसेस उठाया हुआ है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बनाने का मेथड होता है 2NO प्लस N2O4 प्लस 250 केल्विन के N2O3, डायरेक्ट रिएक्शन है। तो एक बार फिर से लिखो, बेसिकली 2NO प्लस N2O4 की रिएक्शन 250 केल्विन पे कराने से N2O3 बनता है 2 यूनिट्स। इसका आंसर हम लोग 2 मार्क कर देंगे। ठीक है, क्लियर। बाकी आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में जहाँ पे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड से रखे उस टेबल में प्रिपरेशन वाले कॉलम में ये चीज गिवन है, मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप एक बार अपने आप बुक देख लीजिएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द वैल्यू ऑफ Kc 64 at 800 Kelvin and for the reaction N2 plus 3H2 gives 2 NH3, the value of Kc for the following reaction is। तो आप ध्यान से देखो, पहले तो हमने रिएक्शन को रिवर्ट किया हुआ है और फिर 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो इस नई इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लोग लिखेंगे Kc डैश, तो पहले वाली रिएक्शन को रिवर्स किया तो 1/Kc किया, पहले रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। दूसरा,
हाफ वाले फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करा है पूरी इक्वेशन को, तो इसमें पावर 1/2 आ जाएगी। AC की वैल्यू अपने को 64 दे रखी है, तो 1/64 पावर 1/2 आ जाएगा, विच इज 1/8। समझ गए? मैंने N2 प्लस 3s2 gives 2nsp की इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो 2nsp gives N2 प्लस 3s2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/2 हो जाएगा, और फिर फैक्टर हाफ से मल्टीप्लाई करा गया है तो रूट अप्लाई कर देंगे, तो आंसर इसका आ जाएगा 1। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है मैच द फॉलोइंग। हमारे पास लूकास टेस्ट, ड्यूमास मेथड, जेल्डॉस मेथड और हाइंसबर्ग टेस्ट दिया है, इनके रिएजेंट से मैच कराना है। अब देखो, सबसे पहले लूकास एजेंट हम लोग यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। ठीक है। देन कम्स ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड में हम लोग CuO और CO2 का कॉम्बिनेशन लेंगे। जेल्डॉस मेथड में H2SO4 से टाइट्रेट कराया जाता है अमोनिया को। हिंसबर्ग रिएजेंट इज C6H5SO2Cl with KOH, और ड्यूमास मेथड में पहले बताया जैसे CuO और CO2। तो मैंने ड्यूमास मेथड का NCERT से पैराग्राफ कॉपी किया हो, अब देख लो यहाँ से। Dumas method is for nitrogen. So nitrogen containing organic compounds when heated with the copper oxide in the atmosphere of carbon dioxide yields free nitrogen addition to carbon dioxide and water. तो ध्यान रखना, एनवायरमेंट ऑफ CO2 चाहिए होता है और कॉपर ऑक्साइड के साथ यूज कराते हैं और कन्वर्टिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस टू नाइट्रोजन। दिस इज ड्यूमास मेथड। अदरवाइज इनमें से कोई एक भी ठीक से पता होता तो आपका आंसर बन जाना था। तो लूकास रीजन के लिए देखो 1 का आंसर D आ रहा है, तो ऑप्शन या तो 3 आएगा या 4 आएगा। 2C तो देखो कंफर्म है, तो चेक ही नहीं करना था। तो थर्ड वाला ऑप्शन जेल्डॉस मेथड में देखो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं, तो 3E आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर थर्ड बन जाना था। अगर ध्यान से देखो ड्यूमास मेथड वाला कंसेप्ट तो यूज भी नहीं करना था, लेकिन फ्यूचरिस्टिक एंगल से मैंने बता दिया। कभी ड्यूमास मेथड इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है। ड्यूमास मेथड में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के और CO2 इन्वायरमेंट में हीट करके जितनी भी नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। Then comes question number 12. Question number 12 is given for the reaction M solid plus NO2 gives M2ON. The free energy change is plotted as a function of temperature. The temperature below which the oxide is stable could be inferred from the plot as the point in which, तो मैंने पॉइंट में देखा है फ्री एनर्जी चेंजेस शोज अ चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू। देखो कंसेप्ट क्या होता है कि हम लोग जब एलिंगम डायग्राम प्लॉट करते हैं तो एलिंगम डायग्राम में डेल्टा G नॉट वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट होता है। डेल्टा G नॉट पर मोल ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट होता है। ठीक है। अब इस प्लॉट में जो लाइन नीचे होती है प्लॉट, तो उसमें लिखा है द फ्री एनर्जी चेंज इज प्लॉटेड इन द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर बिलो व्हिच द ऑक्साइड इज स्टेबल कुड बी इन्फर्ड एज। अब ऑक्साइड स्टेबल कराना है, यानी कि हम चाहेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, है ना। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए इसका मतलब इसका डेल्टा G नॉट हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, तो फीजिबिलिटी बनेगी। तो द फ्री एनर्जी चेंज शोज अ चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना, यानी कि प्लॉट नीचे से ऊपर तरफ जाना चाहिए, तो ये आपका इन्फर करेगा कि ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। अदरवाइज वो सब्सटेंस बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। हम इससे कंसेप्ट डिसाइड करते हैं। आपको एक बार एलिंगर डायग्राम से समझाता हूँ। मैंने एलिंगर डायग्राम का प्लॉट NCERT बुक से उठाया है, आप चाहो तो देखो। ये मेटलर्जी वाले चैप्टर में एलिंगम डायग्राम आपको दिया हुआ है फिगर नंबर 6.4 में, जिसमें डेल्टा G नॉट वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट होता है। मैं उसी प्लॉट से आपको समझा देता हूँ। तो इस प्लॉट में देखो, जैसे अगर हम इस ग्राफ को देखा तो यहाँ मैग्नीशियम जो है और एल्यूमिनियम जो है पॉइंट A से पहले मैग्नीशियम जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर मैग्नीशियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है इसका मतलब ये अपना इजीली ऑक्सीडाइज होगा, तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड ज़्यादा आसानी से बनेगा। इसलिए स्लोप अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैसे जा रही है, डेल्टा G नॉट देखो नेगेटिव वाली साइड से
पॉजिटिव वाली साइड की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो पॉजिटिव होता है, तो मोर नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ चलेंगे। तो द फ्री एनर्जी चेंजेस शोज द चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू। तो उस केस में ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उल्टा देख लो, अगर हम ऊपर से नीचे वाले स्लोप में आ रहे हैं किसी में भी, ये वाला एग्जांपल देख लो, तो इस केस में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू देखो नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये फिर डिफरेंट केस हो जाएगा। इस केस में सी की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी रादर देन जीरो। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट? तो उसका आंसर मार्क कर देंगे हम लोग 1। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। For D4 metal ion in the octahedral field, the correct electronic configuration is, देखो D4 कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी हुआ, यानी कि पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाके पेयर कर जाएगा। ये आपका T2G है, ये Eg है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे चले जाएंगे, तो T2G4 Eg0 आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, व्हेन डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पहले जाएगा। अब D4 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इट विल बी लाइक दिस 1 2 3 4, ये आपका Eg, ये T2G। तो इसके केस में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा T2G3 Eg1। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा गया है, तो अगर डेल्टा ओ लेस देन पी है फर्स्ट केस में, तो T2G3 Eg1 आएगा। ये मैच कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा हमारे लिए। आंसर इज 1 ओवर हियर। दूसरे ऑप्शन में देखो T2G4 Eg0 डेल्टा ओ लेस देन पी उल्टा लिखा हुआ है, T2G3 Eg1 डेल्टा ओवर देन पी ये गड़बड़ लिखा हुआ है, और T2G2 Eg2 वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन ही 100% इनकरेक्ट है, दोनों ही केस में गलत है। ये दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ध्यान से देख लीजिए। अगर डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी होगा तो T2G4 Eg0 आएगा, और डेल्टा ओ लेस देन पी आएगा तो T2G3 Eg1 आएगा, क्योंकि एनर्जी जिसमें कम लगती है वो प्रोसेस पहले वर्कआउट करता है। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 is given the reaction of an inorganic sulfide, ठीक है, X with the dilute H2SO4 generates a compound Y. Reaction of Y with NaOH, तो देखो अगर सल्फाइड है तो डाइल्यूट H2SO4 से कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? SO2। पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि गैस तो SO2 है, तो ऑप्शन 2 और 3 में से एक होगा। ये चीज समझ गया ना? सल्फाइड का टेस्ट SO3 माइनस है, रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराएंगे, उससे SO2 गैस इवॉल्व होगी। to produce SO2 gas along with this water and sulfate ion will be formed। ये रिएक्शन होती है। उसके बाद लिखा है reaction of a inorganic sulfide X with dilute H2SO4 generates a compound Y. Reaction of Y with NaOH gives X. NaOH gives X. Further, the reaction of X with Y and water affords a compound Z। तो देखो कंसेप्ट ये हो रहा है कि यहाँ पे जो X है और जो Y है वो दोनों रिएक्ट करके कंपाउंड Z बना रहे हैं, तो आपको Y और Z बताना है। तो ये कंपाउंड Y तो SO2 ही है, ये तो कंफर्म है। अब X के केस में SO3 2 माइनस ले सकते हैं या HSO3 2 माइनस ले सकते हैं, ये अभी डाउट में छोड़ दिया उसने। तो उसने लिखा रिएक्शन ऑफ Y विद NaOH गिव्स X। तो अगर हम SO2 की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो अब ये डिपेंड करेगा कि NaOH की कंसेंट्रेशन क्या है। ये NHSO3 भी बना सकता है और Na2SO3 भी बना सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान से देखिएगा। उसका लिखा है फर्दर रिएक्शन ऑफ X विद Y एंड वाटर affords compound Z।
further the reaction of X with Y and water। तो देखो NaOH से रिएक्शन करा के अगर हमने Na2SO3 बना दिया 2NaOH लेके वाटर के साथ, तो अगर हम इसको X मान लेते हैं तो Na2SO3 की रिएक्शन फिर से Y और वाटर के साथ बोल रहे हैं, तो ये क्या बनेगा NaHSO3, ये आपका Z बोला हुआ है, उसमें Y और Z पूछा हुआ है, तो Y हो गया SO2 और Z हो गया NaHSO3, ऑप्शन 2 मार्क कर देंगे। तो देखो सल्फाइड आयन का सिंपल क्वालिटेटिव एनालिसिस का टेस्ट है, थोड़ा सा रिएक्शन को घुमा के लिखा गया है बार बार, तो थोड़ा केयरफुली अगर लिखेंगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। दैट आंसर मस्ट बी ट्रू, क्योंकि कंफ्यूजन केवल Na2SO3 और NaHSO3 का है। तो आपका Y पूछा जाता तो सॉरी X पूछा जाता तो Na2SO3 लिखते, Z पूछा है तो NaHSO3 लिखेंगे। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is one correct match between the one starting material and the item 2 reagent for the preparation of benzaldehyde is। तो देखो अगर हमें बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है सबसे पहले, तो गैटरमैन कोच सिंथेसिस फॉलो कर सकते हैं हम लोग, COHCl वन का आंसर हमारा आर से मैच कर जाएगा। उसके बाद अगले केस में लिखा है देखो बेंजोनाइट्राइड, बेंजोनाइट्राइड बनाना है तो ये स्टीफेंस रिडक्शन फॉलो कर देंगे, और बेंजोइल क्लोराइड फॉलो करना है तो बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बेरिडियम BaSO4 फिनोल, इससे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो अगर रिएक्शंस का नाम देखेंगे ध्यान से, तो पहली रिएक्शन हो गई हमारे लिए, फर्स्ट रिएक्शन हो गई हमारे लिए, ये रिएक्शन हो गई स्टीफन रिडक्शन, ये हो गया आपका रोजनमोन रिडक्शन, और ये हो गया आपका गैटरमैन पोस्ट सिंथेसिस। तो नेम नहीं पूछे गए थे बट ये फ्यूचर स्टडी के हिसाब से बता दे रहा हूँ। तो आंसर मैच करेगा 1R 2P एंड 3Q, 1R 2P 3Q, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर 3 विल मैच 1R 2P 3Q। रिएक्शन के नाम बता दिए मैंने आपको। इसका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन डाइहाइड्रोजन ऑफ हाई प्योरिटी 99.95% इज ऑब्टेन्ड थ्रू। ये देखो बहुत स्टैंडर्ड सवाल है एनसीईआरटी का, मैंने इसलिए पैराग्राफ डायरेक्टली कॉपी कर दिया है। हाई प्योरिटी 19, आप नोट्स में भी देखेंगे तो मैंने इसको बहुत प्रिसाइसली बताया हुआ। हाई प्योरिटी 99.95% डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 16 क्वेश्चन में ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में हाइड्रोजन वाला चैप्टर देखिएगा, हाइड्रोजन के मेथड ऑफ ऑपरेशन में आपको डायरेक्टली यही स्टेटमेंट लिखा मिलेगा। 99.95% प्योर बनाना है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं निकल इलेक्ट्रोड्स के साथ। ठीक है, then comes question number 17, which of the following compound can be prepared in good yield by Gabriel thalamide synthesis। तो देखो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम लोग 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस 1 डिग्री और एरोमेटिक अमाइंस बनाए जाते हैं, 1 डिग्री और एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे या अगर प्रॉपर प्रिसाइसली लिखो तो 1 डिग्री अमाइन ही लिखो, 1 डिग्री एरोमेटिक लिखो, इट विल प्रोड्यूस 1 डिग्री अमाइन। बिकॉज आपको रिएक्शन का कंसेप्ट बता देता हूँ, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। ये आपका थैलीमाइड होता है, का सॉल्ट, और इसकी रिएक्शन RX से कराते हैं। ये SN2 रिएक्शन होनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो भी हैलाइड लगा है वो ग्रुप लीव करेगा, दिस इज द कंसेप्ट, राइट। तो अब इस रिएक्शन को कराने के बाद अल्काइन मीडियम हाइड्रोलिसिस कराते हैं,
तो आपकी 1 डिग्री अमाइन बन जाती है। यहाँ से आर कनेक्ट हुआ, अल्कलाइन मीडियम हाइड्रोलिसिस कराने से RNH2 फॉर्म होगा और साथ ही शॉर्ट बनेगा। ये आउटकम होता है। So this method is useful for preparation of 1 डिग्री अमाइन। आंसर देखेंगे हमारे पास फोर्थ वाला आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये 2 डिग्री अमाइन है, पॉसिबल ही नहीं है। एनिलीन बनाते टाइम देखो C6H5NH2 है, तो अगर हम R बॉन्ड करेंगे तो वो बेंजीन वाली रिंग यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकती, अराइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। और समझ गया ना, यहाँ पे C6H5R लेना पड़ेगा, X लेना पड़ेगा, अराइल हैलाइड बनेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तो अमाइड है, ये तो बनता ही नहीं है। ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसका आंसर मार्क करेंगे 4। समझ गया ना, एनिलीन वाली बात समझ में आ गई सबको। एनिलीन वाले केस में आपको यहाँ पे RX की जगह पे C6H5X लेना पड़ेगा, और ये अराइल हैलाइड है। अराइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो आपको शॉर्टकट में याद रखना है कि यहाँ पे रिएक्शन बेसिकली SN2 फॉलो करानी होती है। अगर ये क्लियर है तो आप आसानी से अपना आउटकम लिखते हैं। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 18। 18 is when a crystal is made up of a metal ion M1 and M2 and oxide ion. After that, given oxide ion forms CCP lattice. Cation M1 occupies 50% octahedral voids and cation M2 occupies 12.5% of tetrahedral voids of the oxide lattice. So oxidation number of M1 and M2 respectively. तो करना क्या है, पहले हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो जो M1 है, cation M1 occupies 50% octahedral void। तो सबसे पहले ऑक्साइड आयन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्साइड आयन का अगर CCP है तो इसका इफेक्टिव नंबर 4 हुआ। इसने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रखा है 50%। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर 4 हुआ, उसका 50% यानी 2 ऑक्यूपाई कर रखा है। और M2 ने ऑक्यूपाई कर रखा है 12.5% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। 12.5% का मतलब हुआ 1/8। टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, उसमें से एक ऑक्यूपाइड है। तो फॉर्मूला होगा हमारे पास M2 M1 होल ट्वाइस O4। ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अब अगर इनके पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट चेक किए जाए तो जो भी ऑप्शन दिए उनको फिट कर करके देखते जाओ। यहाँ से चेक करेंगे तो M2 के लिए ऑक्सीजन स्टेट जो फिट होगी दैट विल बी +2, और M2 के लिए ऑक्सीजन स्टेट फिट हो जाएगी, सॉरी M2 के लिए ऑक्सीजन स्टेट फिट हुई M2 के लिए ऑक्सीजन स्टेट फिट होगी 4 और M1 के लिए फिट होगी 2। तो अब देखो 2 2 जब 4 + 8 हुआ, और O2 -8 से -8 आ जाएगा। ये पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट फिट हो रही है। चाहो तो देखो किसी भी कंपाउंड का नेट ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है, तो +4 +2 × 2 -4 × 2 = 0। मैच कर जा रहा है, देखिए। तो इसका मतलब +4 एंड +2 पॉसिबल है। M2 के लिए 4, M1 के लिए 2। तो आंसर 2, 4 यानी कि सेकेंड ऑप्शन मार्क कर देंगे। समझ आ गई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज गिवन द करेक्ट मैच फॉर बिटवीन द आइटम 1 एंड 2। अपने पास देखिए मोनोमर्स दिए हुए, उनको हमें उनके करस्पॉन्डिंग पॉलीमर्स दिए, उनके करस्पॉन्डिंग मोनोमर्स से मैच कराना है। तो नेचुरल रबर जो होता है दिस इज आइसोप्रीन। नियोप्रीन इज रिलेटेड टू क्लोरोप्रीन। Luna N is 1,3-butadiene and acrylonitrile, और Luna S होता है 1,3-butadiene एंड स्टाइरीन। थोड़ा डिटेल देखना है तो मैंने एक NCERT का पैराग्राफ ले रखा है, देखिए यहाँ पे। नेचुरल रबर जो होता है ये लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन होता है, इसको हम लोग सिर्फ 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी मोनोमर्स के लिए आप चाहो तो एक बार NCERT डिटेल में रेफर कर लेना। अदरवाइज क्वेश्चन केवल
नेचुरल रबर के इंफॉर्मेशन से ही सॉल्व हो जाना है। तो नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, तो ऑप्शन इसका 1 मार्क कर देंगे अब। ठीक है, तो ए मैच करेगा 4 से, बी मैच कर रहा है 3 से, सी मैच करेगा 2 से और डी मैच कर रहा है 1 से। तो आंसर इसका मार्क करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। For the given cell, copper solid gives copper 2 plus C1, then copper 2 plus C2, and this change in gives free energy is negative if, तो आपको उसका gives free energy change negative लिखना है। तो आप पहले इसका E सेल लिख डालो। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा कॉपर सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, गिव्स कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये कॉन्सेंट्रेशन अपने लिए C2M है, ये कॉन्सेंट्रेशन C1M है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन के बेसिस पे लिखेंगे। तो कॉपर सॉलिड जो है वो कॉपर 2 प्लस एक्वस में ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कंसंट्रेशन C1M में चेंज हुआ है। बाद में जो कॉपर 2 प्लस कंसंट्रेशन C2M है वो रिड्यूस होकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। इस इक्वेशन का अगर ई सेल लिखेंगे तो ई नॉट सेल तो जीरो आएगा, माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ क्यू C1/C2 जाएगा। तो अब हमें डेल्टा जी निगेटिव चाहिए, इसका इनडायरेक्टली मतलब ई सेल पॉजिटिव चाहिए। ई सेल पॉजिटिव चाहिए तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसका लॉग वैल्यू नेगेटिव बनना चाहिए। तो लॉग ऑफ C1/C2 वैल्यू लेस देन 0 बननी चाहिए। और अगर ये नेगेटिव लाना है तो अंदर वाली वैल्यू 1 से कम बननी चाहिए। तो C1/C2 लेस देन 1 हो जाएगा, यानी C2 ग्रेटर देन C1 आना चाहिए। C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1 होना चाहिए। तो C1 इक्वल टू C2 पॉसिबल नहीं है, C2 इक्वल टू C1/√2 ये भी पॉसिबल नहीं है, C2 इक्वल टू √2 C1 ये सही है। तो C2 वैल्यू ग्रेटर देन C1 हो गई, तो ऑप्शन 3 मार्क कर देंगे। एंड C1 इक्वल टू 2C2 ये भी गड़बड़ है, C2 वैल्यू C1/2 हो जाएगी, तो C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1 आना चाहिए। या अगर किसी को डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन टर्म की टेक्निक याद हो तो आपको पता था कि इसमें कैथोड हाफ सेल की कंसेंट्रेशन एनोड हाफ सेल से ज्यादा होती है तो सेल फीसिबल आता है। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब सेल फीसिबल लाना है, तो आप उससे भी कर सकते हो। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो दिया हुआ है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज बाय 3.555 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज, तो आपको कंसेप्ट पता है, लॉग ऑफ K1/K2 इज इक्वल टू log of K1/K2 is equal to minus EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2 होता है। 2.303 R कटा तो लॉग करना है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस बाय 3.55 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। तो देखो हमारे पास K1 की वैल्यू अगर K1 मान लें तो K2 की वैल्यू 3.55 टाइम्स कम हो गई है। ठीक है ना, तो K2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं K1 अपॉन 3.555, ये वैल्यू आ जाएगी ln ऑफ 3.555 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ये अपॉन आर, आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर इनिशियली दे रखा है 40, तो 273 प्लस 40 कर लो। ठीक है, केल्विन में रखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 313 माइनस 1/303। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 313 इंटू 303 अपॉन 10 इंटू 8.314 इंटू ln ऑफ 3.555। सॉल्व करके जरा वैल्यू लिखिए कितनी आएगी। आपने को आंसर लिखना है किलो जूल में, तो 1000 से और डिवाइड कर देगा। ये वैल्यू हो गई 3.13 इंटू 3.03 इंटू 8.314 इंटू 1.268। ये आपका किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा। तो सॉल्व करके आपको बताना है, तो आप देख सकते हो जो इसमें टिपिकल कैलकुलेशन आती है, तो सॉल्व करके आपको आंसर रिपोर्ट करना है। और आंसर भी जो रिपोर्ट करना है वो कोशिश करनी है कि 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक रिपोर्ट करना है।
एक बार सॉल्व करके बताइए। तो ये सॉल्व होने के बाद 99.98 किलो जूल पर मोल आएगा। तो अब यहाँ पे चूंकि अप्रोक्सीमेशन था, इसके जे में से इसको रेंज में करेक्ट कर दिया था। दे हैव करेक्टेड द रेंज ऑफ 99.90 से लेके किसी ने अगर 100.10 तक का आंसर निकाला था तो करेक्ट कर दिया गया था। एग्जैक्ट आंसर कोई निकालेगा तो 99.98 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन भी दिया गया है वो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। अगर आपने सिग्निफिकेंट अप्रोक्सीमेशन लगा दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। Then comes question number 22. Plot finding at the option isotherm, the plot of log of x by m versus log of p gives a straight line. The intercept and the slope of the line are given. The mass of the gas absorbed per gram. तो देखो पहले मैं जरा इक्वेशन लिख देता हूँ। तो log of x by m is equal to, पहले अगर फ्रेंडेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एक्सप्रेशन लिखना है तो x by m is equal to k p पावर 1 by n होता है। तो इस पर log अप्लाई करते हैं तो log of x by m is equal to log of k plus 1 by n times log of p होता है। यहाँ पे अगर स्लोप लिखेंगे तो वो 1/n होती है जो आपको गिवन है। टू इंटरसेप्टेड स्लोप ऑफ द लाइन इज 0.4771 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। स्लोप आपका 1/n हो गया और इंटरसेप्ट जो है वो log ऑफ k है। इंटरसेप्ट है log ऑफ k जो आपको 0.4771 गिवन है। यहाँ से k की वैल्यू 3 आ जाएगी बिकॉज 0.4771 इज log 3, तो k की वैल्यू होगी 3। अब उसने पूछा था गैस द मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी कि आपसे x पूछा गया। x/1 इज इक्वल टू k की वैल्यू 3 दे रखी है, p की वैल्यू दे रखी है। एब्जॉर्बेंट इसका इनिशियल प्रेशर है 0.04 atm पावर 2। ये सॉल्व करके आपको आंसर रिपोर्ट करना है, कितने ग्राम्स आपका आंसर होगा। यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताइए कितना है। ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 10⁻⁻⁴। सॉल्व करेंगे तो ये 48 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स आ जाएगा। आपको इंटू 10⁻⁻⁴ में रिपोर्ट करना है। हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 48 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स और आंसर रिपोर्ट करेंगे हम लोग 48.00। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देगा एटॉमिक नंबर ऑफ फुल नील नियम। देखो आईपीएससी नेम पे डिपेंडेंट है, तो आपको सारे नंबर्स लिख देने हैं। अन मतलब 1, नील मतलब 0, अन मतलब 1। ये नंबर 101 हो गया। आंसर सीधे सीधे 101.00 रिपोर्ट कर देंगे। याद अगले केस में लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ द फिनॉल इन द क्लोरोफॉर्म व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस एनिमल्स गिव्स द कंपाउंड पी एज अ मेजर प्रोडक्ट। द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पी इज। तो ये हमारी देखो रीमर टीमर रिएक्शन की बात हो गई बेसिकली। ये आपका फिनॉल है, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस दी हुई है तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा। Right? A solution of phenol and chloroform when treated with aqueous analysis gives the compound P as a major product. The mass percentage of carbon in P, सैलिसल्डिहाइड में परसेंटेज ऑफ कार्बन रिपोर्ट करना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल देंगे एक बार, करिए सॉल्व। तो कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें टोटल 7 कार्बन है, तो कार्बन का मास हो गया 12 इंटू 7, मॉलिक्यूलर मास 122 इंटू 100 करेंगे तो ये कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये सॉल्व होकर आएगा 68.85% अराउंड। comes out to be 68.85%। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना है, तो नियरेस्ट इंटीजर के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 69। इसका आंसर मार्क करेंगे 69.00। ठीक है, ध्यान रखना। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 25। if the solubility product of AB2 is 3.2 into 10⁻11, then the solubility of AB2 in pure water। तो देखो अगर हमारे पास AB2 एक सब्सटेंस है और उसकी सॉलिबिलिटी लिखनी है, ये बनेगा A2 प्लस एंड 2B माइनस। सॉलिबिलिटी अगर S है तो S और 2S हो गया, तो एस की वैल्यू हो जाएगी S इंटू 2S स्क्वायर विच इज 4S क्यूब।
सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अपने को दिया 3.2 इंटू 10⁻11, दिस इज इक्वल टू 4s³। यहाँ से सॉलिबिलिटी निकालनी है, कितनी आएगी, आ जाएगा 2 × 10⁻⁴। सॉल्व करने के बाद सॉलिबिलिटी आ जाएगी 2 × 10⁻⁴ वोल्ट्स पर लीटर। आपको आंसर इंटू 10⁻⁴ वोल्ट्स पर लीटर में रिपोर्ट करना चाहिए, 2.00 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर पेपर। थैंक यू।